हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। संत कबीर जी का ये जो दोहा है, इसकी पहली पंक्ति सभी को पता है, दूसरी अभी बता देता हूँ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल भर में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर जी कहते हैं कि हमने कल का काम आज करना चाहिए, आज का काम अभी, क्योंकि पल भर में यदि प्रलय आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस दोहे का अर्थ जब मैंने समझा तब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। ऐसा लगता था कि ऐसे रियल लाइफ में कहीं पॉसिबल है क्या कि पल भर में प्रलय आ गया, तूफान आ गया। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। बट दोस्तों, ये जो दोहा है इसकी सच्चाई देखिए आपके सामने है। कोविड-19 कोरोना वायरस क्या है? पल भर में आया हुआ एक प्रलय है, तूफान है। इस तूफान ने हमें घर पे बैठा दिया है। लॉकडाउन 1 2 3 4 तक हम पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सोच रहा था कि ये काम बहुत ज़रूरी है, आज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर सोचता था नहीं, आज तो बहुत थक गया हूँ, कल कर लूँगा। नेक्स्ट डे क्या होता था? नेक्स्ट डे भी सेम हालत रहती थी। आज भी बहुत थक गया हूँ, चलो जाने दो, अभी नेक्स्ट बैच से कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर से ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और क्या हुआ नतीजा? घर पे बैठना पड़ा। आप स्टूडेंट्स ने भी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आज का होमवर्क आज ही करना चाहिए, कल पे नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए नेक्स्ट वीक कर लेंगे, एग्जाम के पहले कर लेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि संत कबीर जी का जो दोहा है ना, तो उसके अपोजिट हमारे पास भी है। वो कबीर जी है तो हम कबीर सिंह है, अपने क्लास का कबीर सिंह। दीपम संचेती, दीपम का दोहा देखिए क्या है। आज करे सो कल कर, सुनिए, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करता है, अब तो जीना है बरसों। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपम, आपके फीलिंग्स सबके सामने रखे मैंने। ऐसा नहीं होना चाहिए, आदतें बदलो। 12th स्टैंडर्ड का जब बैच हमारा कंप्लीट हुआ तो हम बड़े एक्साइटेड थे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन का बैच शुरू होगी, प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे, सब कुछ सोचा। लेकिन बैच स्टार्ट ही नहीं हो पाया। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लाइव क्लासरूम स्टार्ट कर ही नहीं पाए। सबको लग रहा है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या बिगाड़ा था, हमने तो बहुत अच्छे से हार्डवर्क करने का प्लानिंग कर लिया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, एक शेर अर्ज करता हूं। जिंदगी उसी के साथ खेलती है, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबका एक सा है, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। तो हम हताश होने वाले में से नहीं है, हम संघर्ष करके निखरने वालों में से है। हमें पता है कि हम सब कुछ बराबर कवर कर लेंगे। पिछले बैच का जो अपना रिजल्ट था सीए फाउंडेशन का, ऑल इंडिया रैंक 2 स्टूडेंट्स, वो हम इस बार भी डेफिनेटली मेंटेन करेंगे। डेफिनेटली पॉसिबल होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? सीए फाउंडेशन का सिलेबस कम नहीं है, बहुत वास्ट है। आलस आपको झटकना है। आलस यदि आप में है तो आप ये हायर एजुकेशन कैसे कर पाओगे? एक संस्कृत श्लोक भी सुना देता हूं। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, यदि आप आलसी है तो हायर एजुकेशन कैसे मिलेगा? पढ़ नहीं पाओगे। यदि आपके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है तो आप पैसा कैसे कमाओगे? अधनस्य कुतो मित्रम, यदि आपके पास धन नहीं है तो आपसे रिलेशन कौन रखेगा, कौन आपसे दोस्ती करेगा? अमित्रस्य कुतो सुखम, यदि आपके कोई दोस्त ही नहीं है तो आप जिंदगी में सुखी कैसे रहोगे? यानी सुखी होने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अलसस्य कुतो विद्या। तो आलस झटको और अभी अपने पढ़ाई को लगो, हम बराबर पूरा वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे। पेपर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अपना सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटिंग है। हम टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं आज वह है चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है? अकाउंटिंग फॉर
स्पेशल ट्रांजैक्शन। अभी मैंने ये टॉपिक ही सिलेक्ट क्यों किया है, ये टॉपिक ही मैंने सिलेक्ट क्यों किया है, तो आप सभी जवर्स के बच्चे हो, ऐसे वैसे ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो, आप स्पेशल बच्चे हो। तो आपके जैसे स्पेशल बच्चों के लिए टॉपिक भी कैसा रहना चाहिए, आपके जैसे स्पेशल बच्चों के लिए टॉपिक भी कैसा रहना चाहिए, स्पेशल रहना चाहिए। ये सोच के मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, ध्यान में रखिए। चैप्टर 6 में टोटल 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ये अपना 12th में हो चुका है और इसका लेवल भी मोर और लेस सेम है, कोई बहुत ज्यादा हायर नहीं है। यूनिट 2 है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। छोटा सा यूनिट है, इजी है। यूनिट 3 कंसाइनमेंट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में मजा आ जाएगा। यूनिट 4 एवरेज ड्यू डेट, इसमें तो कोई डेबिट क्रेडिट ही नहीं है, इजी टॉपिक है। यूनिट 5 है अकाउंट करंट। तो अभी हम इन सभी में जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट 4 एवरेज ड्यू डेट। यूनिट 4 एवरेज ड्यू डेट से हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक छोटा सा है, इजी है, एग्जाम में इसका वेटेज कभी 4 और 5 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रिसेंटली इसके ऊपर, इस टॉपिक पे, इस यूनिट पे क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि रियल लाइफ में उसका यूज है या नहीं है। एवरेज ड्यू डेट इस टॉपिक का रियल लाइफ यूटिलिटी समझ लेते हैं, सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं। आपको कोई कैलकुलेशन आज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वर्किंग इस टॉपिक में क्या है। सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस कंप्लीट हुआ, टीम एमबीजेड ने हिसाब किताब पूरा कर लिया। हमें पदम सर को ₹3 लाख देना है। ट्रांजैक्शन समझ लो अभी, ₹3 लाख पेएबल बाय एमबीजेड टू पदम सर। ये ट्रांजैक्शन मैं पहले लिख लेता हूं। ₹3 लाख पेएबल बाय एमबीजेड टू पदम सर। ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं। अपने को 3 लाख रुपए सर को देना है। इसका मतलब अपने लिए तो ये लायबिलिटी है, तो अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर रिकॉर्ड कर लेंगे। यहां पर मैं हेडिंग ले रहा हूं इन द बुक्स ऑफ एमबीजेड। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20। अपने को पैसे देना है, अपने लिए ये लायबिलिटी है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रेडिटर ₹3 लाख, ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आ गया। अभी यही वर्किंग देखिए, इन द बुक्स ऑफ पदम सर कैसा रहेगा, पदम सर के बुक्स में कैसा रहेगा। इन द बुक्स ऑफ पदम सर, इनसाइट एकेडमी का जो बैलेंस शीट है उसका एक्सट्रैक्ट देखिए 31 मार्च 20। पदम सर को अपने से पैसे लेना है, उनके लिए रिसीवेबल है यानी एसेट है, तो डेटर 3 लाख एमबीजेड उन्होंने लिख लिया। अभी इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में अभी हमारा रिलेशन जो है वो है डेटर एंड क्रेडिटर का है। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। पेमेंट अपने को करना है 3 लाख का। सर को हमने कहा कि सर हम 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे कर देंगे। जैसे ही 3rd लॉकडाउन खुलेगा, 20 मई को 1 लाख, 20 जून को 1 लाख, 20 जुलाई को 1 लाख, ऐसे हम बराबर 1-1 लाख का पेमेंट कर देंगे और बैलेंस शीट की कसम बराबर पेमेंट टाइम पर करेंगे। और पेमेंट नहीं किया टाइम पे तो आप हमको इंटरेस्ट चार्ज कर लेना 12% पर एनम। वैसे सर तो आपको पता है बहुत बड़े दयालु है, बट बिजनेस है, हमने खुद होके ही बोला है कि सर पेमेंट लेट होता है तो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। हम ड्यू डेट को बराबर पेमेंट करेंगे, बैलेंस शीट की कसम है।
तो ज़रा शेड्यूल जो है पेमेंट का वो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ ड्यू डेट और नीचे लिखता हूँ अमाउंट। सर को जो हमने शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल कैसा है कि हम 20 मई को ₹1 लाख पे करेंगे, 20 जून को 1 लाख पे करेंगे और 20 जुलाई को 1 लाख। और पेमेंट हम टाइम पर नहीं करते हैं, ये जो ड्यू डेट है ये ड्यू डेट को हम पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें इंटरेस्ट चार्ज कर लेना 12% पर एनम। सर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आप 3 अलग अलग डेट को 3 अलग अलग अमाउंट मत दो। सर को लमसम ₹3 लाख चाहिए और वो भी एक कोई पर्टिकुलर डेट को। सिचुएशन देखिए, अभी हम 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में 3 डिफरेंट अमाउंट्स पे कर रहे थे, बट सर को लमसम अमाउंट चाहिए। सर ने कहा कि एक डेट बता दो, उस डेट को मेरा छोटा भाई ये पैसे लेने के लिए आ जाएगा। सर का भाई, अभी इसके पहले मैं क्या लिख रहा हूं देखिए, मैंने क्या लिखा है, वसूली भाई। सर का छोटा भाई यानी कैसा भाई है ये? वसूली भाई। सर के छोटे भाई कौन है मालूम है क्या आपको? वैभव सर। अभी आगे अपने को टेंशन, चलो ठीक है, देखो पैसे तो ऐसे भी देना है, ड्यू डेट हमने दी है, हमने खुद ने कमिट किया कि ये डेट को हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट लेट हुआ तो हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, बट अभी अपने को सर को सोच समझ के एक डेट बताना है ताकि वसूली भाई आए और खाली हाथ न जाए। चलिए अभी पेमेंट का शेड्यूल तैयार करते हैं। पहले जैसा लिखा था वैसे ही यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ड्यू डेट, यहाँ लिखा 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई। यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ ₹1 लाख, 1 लाख और ये 1 लाख। अभी अपना वर्किंग क्या चल रहा है कि इन ड्यू डेट्स को हम पेमेंट करने वाले हैं। पेमेंट करने में डिले होता है तो हम इंटरेस्ट भी पे करने को तैयार है। क्या रेट बताया था? 12% पर एनम। 12% पर एनम का इंटरेस्ट भी हम देने को तैयार है। अभी अपने को सर को लमसम अमाउंट, सिंगल अमाउंट पे करना है। मुझे जरा ये बताइए कि ये जो वर्किंग है इसमें ये जो 3 डेट है, देखिए ये बेसिक एग्जांपल है, मैंने डेट भी देखो कैसे रखी है, एग्जैक्ट 1 मंथ, 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई, एग्जैक्ट 1 मंथ का गैप रखा है। अमाउंट भी कैसे रखी है? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इसमें कोई मैंने कम ज्यादा नहीं रखा, ऐसा नहीं किया कि पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 का, दूसरा 1 लाख का, तीसरा 1,50,000 का। अमाउंट भी अलग अलग नहीं है, अमाउंट यूनिफॉर्म है, सिंगल अमाउंट है, सिंगल यूनिफॉर्म अमाउंट है 1 लाख ईच। तो अभी देखिए इस केस में अभी अपने को वर्किंग कैसे करना चाहिए मुझे बताइए। इन तीनों में मिडल डेट कौन सा है? 20 मई, 20 जून और 20 जुलाई। इनका एवरेज क्या हुआ? 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई बराबर है कि 20 जून ये एवरेज है। तो हम ये सोचते हैं कि ये एवरेज डेट है, इस ड्यू डेट को हम सर को 3 लाख पे करते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? अभी यहां से स्टार्ट करते। 20 मई को अपने को 1 लाख देना था। देखिए 20 मई को अपने को 1 लाख रुपए देना है। बाद में पता चला 20 मई को मत दो, 20 जून को दो, 1 मंथ लेट। अरे हम तो खुश हो जाएंगे भाई, 1 महीना पैसा अपने को यूज करने मिलेगा, पैसा बाहर बैच से लगा देंगे, 12% पर एनम के हिसाब से 1 मंथ का इंटरेस्ट तो हम कमा लेंगे, बराबर है ना। 20 मई को अपने को जो पैसे देना था वो अभी हमें 20 जून को देना है, यानी 1 मंथ पैसा अपने को यूज करने मिलेगा। तो देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अपने लिए। तो ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। क्या अच्छी बात है? तो अपने को गेन होगा। गेन किस का होगा? इंटरेस्ट का होगा। 12% पे 1 लाख पे 12%, 12,000, 1 मंथ का कितना हो गया? 1,000। फिर भी ये कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम 1 लाख का पेमेंट जल्दी कर रहे,
12% का रेट है और 1 मंथ का इंटरेस्ट है, अपने को गेन होगा 1000। अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट पेमेंट क्या है, 20 जून। 20 जून को तो ऐसे भी हम पेमेंट करने ही वाले हैं, इसका कुछ सोचिए मत। नेक्स्ट 20 जुलाई लास्ट पेमेंट 1 लाख का। अभी ये सोचिए कि 20 जुलाई को अपने को 1 लाख रुपए देना है, बाद में पता चला 1 महीना अर्लियर पैसे देना है, पैसा जल्दी देना है। ये तो अच्छी खबर नहीं है, पैसा बाहर से बैच से लाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इट्स नॉट गुड थिंग फॉर अस। 20 जुलाई को जो अमाउंट देना था वो 20 जून को देनी पड़ेगी। इट इज अ बैड थिंग फॉर अस। क्यों? तो अपना लॉस है। किस चीज का लॉस है? इंटरेस्ट का। 1 लाख पे 12% हो गया 12,000 1 ईयर का। 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 1000। वही कैलकुलेशन है, 1 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, तो अपना 1000 का लॉस है। तो जरा ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। इंटरेस्ट में अपने को गेन हो रहा है कितना? 1000 का। लॉस भी हो रहा है कितना? 1000 का। तो ओवरऑल क्या पोजीशन है? गेन भी नहीं है तो लॉस भी नहीं है। चलो पदम सर को बता देते हैं कि सर क्या डेट था वो जरा चेक कर लेते हैं। वो डेट क्या फाइनल किया था हमने? 20 जून, या मिडल वाला जो डेट है, इस डेट को अपने वसूली भाई को भेज दो, हम पेमेंट कर देंगे। यानी अभी हम सर को बता रहे कि 20 जून को हम लमसम 3 लाख रुपए पे कर देंगे। अभी इसमें अपना बेनिफिट क्या है? तो उस दिन पे करते हैं तो इंटरेस्ट का गेन 1000 था, इंटरेस्ट का लॉस भी 1000 था। नो गेन नो लॉस, एग्जैक्ट 3 लाख रुपए अपने को पे करना है। पदम सर को ये डेट हमने बता दी। अभी सर ने सोचा कि एक्सेप्ट करना या नहीं करना। सर ने कहा कि ठीक है, मैं नेक्स्ट डे आपको बताता हूँ। सर अपने ऑफिस गए, सर ने भी अपना इकोनॉमिक्स का दिमाग लगाना चालू किया। देखिए सेम सिचुएशन सर ने भी वैसे ही लिखा। ड्यू डेट 20 मई को सर को 1 लाख मिलने वाले थे, इससे डिले हुआ तो इंटरेस्ट 12% मिलने वाला था। 20 जून को 1 लाख मिलने वाले थे और 20 जुलाई को भी 1 लाख। और ये ड्यू डेट से ज़्यादा डिले होता है, लेट पेमेंट आता है, तो इंटरेस्ट सर को मिलने वाला था। अभी सर ने हिसाब करना शुरू कर दिया। हमने जो डेट बताई थी सर ने उस पर मार्किंग कर लिया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये सोचना शुरू कर दिया, कैलकुलेशन शुरू कर दिया। 20 मई को सर को 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। 20 मई को पैसे मिलने वाले थे, अभी वो पैसे 20 जून को 1 महीना लेट मिलेंगे। सर तो सोच में पड़ गए। सर को लगा कि अपने को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये देखिए 20 मई के बजाय 20 जून को पैसे मिलेंगे। यानी क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस? इंटरेस्ट का लॉस होगा। 1 महीना पैसा यूज करने नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का लॉस होगा। इट्स अ बैड न्यूज। क्या बैड है? लॉस होगा। किस चीज का लॉस होगा? इंटरेस्ट का। कितना होगा? 1 लाख पे 12%, 1 ईयर का हो गया 12,000। 1 मंथ का कितना हो गया? 1000। तो यहाँ पे अभी मैं कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ कि 1000 का लॉस होगा। ठीक है, पहले कैलकुलेशन में सर को समझ में आ रहा है कि अपना तो इसमें लॉस हो रहा है, रिजेक्ट कर देंगे प्रपोजल। अभी रहा नेक्स्ट 20 जून। इस डेट को तो पैसा मिल ही रहा है, इसलिए ये कोई कंसिडर नहीं होगा। अभी रहा 20 जुलाई। 20 जुलाई को जो पैसे मिलने वाले थे वो 1 मंथ अर्लियर मिलेंगे, पैसा जल्दी यूज करने मिलेगा। सर तो खुश हो गए, अच्छी बात है, पैसा बाहर बैच से देते आएगा। 1 मंथ के लिए पैसे बैच से दे सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो सर ने सोचा कि इट्स अ गुड न्यूज, बहुत अच्छी बात है। और इसमें सर को गेन होगा। किसका गेन होगा? इंटरेस्ट का गेन होगा। कितना होगा? 1 लाख पे 12%, कितना हो गया? 12,000। 1 मंथ का हो गया 1000। 1000 का इंटरेस्ट सर को गेन यहाँ पर हो सकता है। सर तो यहाँ खुश हो गए थे।
मुझे ऐसा लगता है कि सर ने इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए। सर से हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है, गुड न्यूज क्या है कि सर अपने शादी की डेट हमें बता दे। एवरेज ड्यू डेट क्या निकालते हो, शादी की डेट बता दो, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। सर को बोलना मत कि हम ऐसा बोल रहे हैं उनके लिए, आपको पता है नहीं तो बोलेंगे आत्माजी सटकली। चलो ठीक है। अभी यहाँ पर पदम सर के लिए वर्किंग कैसा रहेगा, सर के लिए लॉस कितना था 1000, गेन कितना है 1000, ओवरऑल पोजीशन क्या है 1000। तो इन्हें सर के भी ध्यान में आ रहा है कि 3 लाख रुपये 20 जून को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन इंटरेस्ट का कोई गेन लॉस कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पर सिचुएशन समझ लेते हैं कि 3 अलग अलग डेट हमने डिसाइड की थी। अभी रिवाइज कर रहा हूँ, 20 मई, 20 जून और 20 जुलाई। तो यहाँ पे ये 3 अलग अलग डेट को पेमेंट नहीं होगा, इस डेट को पेमेंट होगा। इस डेट को लमसम पेमेंट होगा। कितना होगा 3 लाख। 3 लाख का यहाँ पर पेमेंट होगा। इंटरेस्ट 0 रहेगा, तो उस दिन बराबर 3 लाख रुपये देना है। लेकिन सपोज मुझे एक बताइए कि ये एवरेज ड्यू डेट है, एवरेज ड्यू डेट के बाद हम पे करते हैं, आफ्टर एवरेज ड्यू डेट यदि हम पे करते हैं आफ्टर, तो क्या होगा। 20 जून डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट का गेन भी नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा डिले करते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं तो यस, फिर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा क्योंकि हम डिले कर रहे हैं। तो आफ्टर पे करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। सपोज हमने सर को बताया कि हम 25 जून को पेमेंट करेंगे, 25 जून को 5 डेज का डिले करेंगे। यहाँ पर अपने को पेमेंट फिर कितना करना पड़ेगा 3 लाख रुपये। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही है और इंटरेस्ट चार्ज होगा। 5 डेज का मैं इमेजिनरी 500 ले रहा हूँ, ध्यान में रखिए, मैं 12% का कोई कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझना है। यानी अपने को इंटरेस्ट पे करना है, ये इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा और अपने को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐसे 3,500,000 देना है। यानी ड्यू डेट को पे करते हैं तो इंटरेस्ट 0, आफ्टर ड्यू डेट पे करते तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। सपोज हमने सर को एक ऑफर रखा कि बिफोर ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट को हम पेमेंट करते हैं। सपोज 5 डेज यहाँ पर लेट लिया है तो 5 डेज अर्लियर में ले लेता हूँ। सपोज 15 जून को यदि हम पेमेंट करते हैं तो सर कुछ डिस्काउंट दोगे क्या। सर ने कहा ठीक है सर, भी ये सोचेंगे 5 दिन पैसा जल्दी यूज करने मिल रहा है, पूरे 3 लाख की अमाउंट यूज करने मिल रही है, तो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देने में कोई हरकत नहीं है। तो यहाँ पर 3 लाख की जो अमाउंट है इसमें रिबेट जो है, रिबेट यानी जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इमेजिनरी ले रहा हूँ, ध्यान में रखिए, मैं एग्जैक्ट 12% का कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। यानी 2,99,500 पे कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग दोस्तों क्लियर है कि रियल लाइफ में यदि हमें किसी को पेमेंट करना है, ड्यू डेट को पेमेंट करना है और ड्यू डेट को हम क्रॉस करते हैं, पेमेंट करने में डिले करते हैं और हमें इंटरेस्ट चार्ज किए जाता है, तो उस केस में हम लमसम पेमेंट कर सकते हैं एक सिंगल डेट को। वो डेट ऐसी रहेगी कि उस दिन इंटरेस्ट का गेन भी नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। यस, यानी इसे रियल लाइफ यूटिलिटी है। ये रहा हमारा पहला केस। अभी केस 1 जो था इसमें टोटल 4 केसेस है, ध्यान में रखिए। केस 1 क्या था कि यहाँ पर ओनली 1 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, पदम सर, ये हो गया 1 पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अभी केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है, इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज। देखिए अभी मैं पहले लिख लेता हूं, मीनिंग समझ जाएगा। इंटर ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 पार्टीज। अभी पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज का मीनिंग क्या रहेगा। अभी अपना MB जवर्स कॉमर्स एकेडमी है, CA की बैचेस यहाँ पर कंडक्ट करते हैं हम। श्री क्लासेस वाणी मैम CS की बैचेस कंडक्ट करते हैं।
एक बार मिस का कॉल आया कि CS का कुछ सिलेबस का कुछ पार्ट कंप्लीट करवा दो, हिसाब हम बाद में कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी यहाँ पर हमने वहाँ पे जाके लेक्चर दिया, जो रिक्वायरमेंट थी मैं इसकी कंप्लीट कर दी। इसने कहा 80,000 का हिसाब निकल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया रिसीवेबल 80,000, मिस ने वहाँ पे लिख लिया पेएबल 80,000। कुछ दिनों के बाद हमें ज़रूरत पड़ी, हमने मिस को कॉल किया कि मिस थोड़ा हमारा सिलेबस बाकी है, आ जाओ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हिसाब कर लेंगे। अकॉर्डिंगली मिस भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी लेक्चर दिया, अपने रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल कर दी। हमने भी हिसाब निकाला और लिख लिया पेएबल ₹1 लाख, मिस ने लिख लिया रिसीवेबल ₹1 लाख। देखिए अभी मैं इसमें डेट नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज आपको होगी कि ऐसी डायग्राम निकालो फिर अपन हिसाब कर लेंगे, तो ऐसा कोई भी इस टाइप का वर्किंग नहीं है, ध्यान में रखिए, ये सिचुएशन अभी अलग है। तो अभी यहाँ पर ये हिसाब कैसे होना चाहिए, अपने को मिस से 80,000 लेना है और 1 लाख देना है। ऐसा करना चाहिए क्या, 80,000 लेने के लिए श्री क्लासेस पे गए, ऐसे लेके आ गए, 1 लाख देना है, वापस वो उधर गए 1 लाख दे के आए, टाइम पास नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिसाब कैसे होगा, डिफरेंस कितना है 20,000, डिफरेंस कैसा निकल रहा है, रिसीवेबल 80,000 है और पेएबल 1 लाख, देने की अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ डिफरेंस लिख लिया पेएबल, और यहाँ पे भी इन्होंने लिख लिया रिसीवेबल 20,000। तो अभी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का हिसाब होगा, डिफरेंस ₹20,000। और अभी डेट, सपोज हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर दो हिसाब की, उस डेट को पेमेंट हो जाना चाहिए, और उस डेट से डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा 12% पर एनम। तो ही ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है, ध्यान में रखना कि यदि यहाँ पर इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो ही ये कंसेप्ट एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर अपने को अभी ऐसी डेट कैलकुलेट करना है कि अपने को इंटरेस्ट का गेन भी नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। अभी ये कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, तो इसलिए मैं वो लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर डेट लिखी, वैसा वाला वर्किंग नहीं रहेगा। ठीक है ना, इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज का मीनिंग आप समझ गए कि अपने को वाणी मिस से लेना है, अपने को वाणी मिस को देना भी है, रिसीवेबल भी है तो पेएबल भी है। अब ये डेट अपने को बताना है, ये डेट के दिन कौन से डेट को पेमेंट करना है, ताकि मिस की ओर से वसूली भाई आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई वसूली भाई नहीं आएगा, मिस के वाणी मिस के यहाँ से कोई वसूली भाई नहीं आएगा। क्यों, तो मैं मिस का क्या हूं, बड़ा भाई हूं। कैसे क्या कोई वसूली भाई आएगा, मैं खुद उनका बड़ा भाई हूं। तो देखिए ऐसे भी भाई को छोटे बहन को तो देना ही निकलता है, ये तो दुनिया का रिवाज है। यहाँ पर भी देख लो, रिसीवेबल लेना 80,000 है, देना 1 लाख है, अपने को देना ही निकल रहा है, पेएबल ही है 20,000। चल दोस्तों, अभी ये हो गया केस 2। अभी तक हमने 2 केसेस डिस्कस की, केस 1 वेयर 1 पार्टी इज इन्वॉल्व, केस 2 इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज। अभी केस 3 क्या है, केस 3 में एग्जाम्पल कैसा रहेगा देखिए। सपोज मुर्तुजा सर को पैसों की जरूरत है, सर ने कहा लोन की रिक्वायरमेंट है, 3 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन सर ये अमाउंट 1 स्ट्रोक वापस नहीं करेंगे। सर ये कहता है कि ये 3 लाख रुपए मैं आपको 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, 1 स्ट्रोक पे करना पॉसिबल नहीं है, इंटरेस्ट थोड़ा रिजनेबल लगा लो। तो ठीक है, अभी सिचुएशन देखो, थर्ड सिचुएशन केस 3, यहाँ पर वर्किंग कैसा हो रहा है देखिए। सिचुएशन ये है कि सपोज एक इमेजिनरी डेट लेते हैं कि 20 मई को
सर को 3 लाख रुपये हमने लमसम पे कर दिए। सर 1 लाख रुपये एवरी ईयर रिटर्न करेंगे, मंथली नहीं, ईयरली। 20 मई 21 को सर 1 लाख रुपये रिटर्न करेंगे। 20 मई 22 को 1 लाख, और लास्ट 20 मई 23 को 1 लाख। अभी यहाँ पर ये जो अमाउंट है, सिचुएशन समझ लो, यहाँ पर हमें सर को अमाउंट लमसम देना है, लेकिन सर से ये अमाउंट जो अपने को मिलने वाली है, ये जो अमाउंट रीपेड होने वाली है, ये इंस्टॉलमेंट में है। सिचुएशन इस तरह की है। अभी यहाँ पर ऐसा वर्किंग होगा क्या, सर ने जैसे कहा कि इंटरेस्ट 6%, थोड़ा रीजनेबल लगाओ, तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट सपोज हमने यहाँ पर डिसाइड किया है। तो अभी क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड आउट एवरेज ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम मुर्तुजा सर। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट का गेन 0, इंटरेस्ट का लॉस 0, ओवरऑल 0, या फिर 1000 रुपये का गेन, 1000 रुपये का लॉस, नेट 0, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ तो हमने पैसे बैच से दिए है, इंटरेस्ट यदि 0 होगा तो क्या मतलब आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन अलग रहेगा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, पीएनएल को कितना डेबिट करना है, पीएनएल को कितना क्रेडिट करना है, ये क्वेश्चन वहां पर रहेगा। अभी वापस ये वाला ऐसा वर्किंग नहीं होगा कि यहाँ से कुछ तो भी मिडल में सिलेक्ट कर लिया और वैसा वाला वर्किंग नहीं हो, तो जस्ट एक ओवरव्यू के लिए वैसा वर्किंग बताया था। यानी ये हो गया थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन क्या है, अमाउंट इज लेंट इन लमसम एंड रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट 0 नहीं आएगा। केस 1 में ऐसी सिंगल डेट थी कि उस दिन इंटरेस्ट का गेन और लॉस 0 था। केस 2 सिंगल डेट को डिफरेंस का पेमेंट करना था, इंटरेस्ट का गेन और लॉस 0 है। केस 3 में हमने पैसे ब्याज से दिए हैं, अमाउंट लेंट इन लमसम एंड रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ इंटरेस्ट तो लगेगा ही, सिर्फ इंटरेस्ट एवरेज ड्यू डेट मेथड से कैलकुलेट करो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। आप सिंपल तरीके से भी इंटरेस्ट वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। एंड लास्ट एंड फोर्थ केस, फोर्थ केस ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 11th फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे एडजस्टमेंट था। 12th पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट था। 12th सिंगल एंट्री में भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे एडजस्टमेंट था। इन तीनों एग्जाम्पल्स में, तीनों टॉपिक्स में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने 6 मंथ्स का लिया था, 6 मंथ्स का लिया था, एवरेज लिया था। क्यों, तो वहां पर हमारा सोच क्या था कि 1 अप्रैल को पैसे निकालते हैं तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, ईयर एंड 31 मार्च को निकालते हैं, उसी दिन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो 0 इंटरेस्ट लगेगा। तो 12 भी नहीं, 0 भी नहीं, उनका एवरेज 12 + 0/2 का एवरेज क्या होगा, 6 मंथ्स का ये आपका एवरेज रहेगा। तो हम वहां पर इसलिए 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करते थे। अभी यहाँ पर वर्किंग कैसे रहेगा, यहाँ पे वर्किंग किस तरह से रहेगा, देखिए अभी केस 4 क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 31 मार्च 20 टीम MBZ फाइनल अकाउंट तैयार करना है। चैताली को कहा कि चैताली जरा कैश बुक देखो, कौन से पार्टनर ने कितनी अमाउंट कौन से डेट को विड्रॉ किया, जरा इसका हिसाब बता दो। तो अभी देखिए हिसाब किस तरह से आ रहा है, MBZ और करंट सर। सपोज 10 अप्रैल को मैंने 20,000 विड्रॉ किए हैं, 20 अक्टूबर को करंट सर ने 10,000 विड्रॉ किए, 15 जैन को मैंने से 40,000 विड्रॉ किए, और 14 फेब को करंट सर ने सपोज 20,000 विड्रॉ किए। अभी 14 फेब वैलेंटाइन डे वाले दिन करंट सर ने 20,000 विड्रॉ किए हैं,
तो ये मेरे ख्याल से हम सर के वाइफ को, श्रुति मैम को पूछ लेंगे कि आपको क्या गिफ्ट दिया सर ने। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर MBZ's पार्टनर का टोटल ड्राइंग है 60,000 और इनका ड्राइंग है 30,000। तो यहाँ मुझे बताइए डिफरेंस लेने की जरूरत है क्या? मुझे करण सर को डिफरेंस के पैसे देना है या उनसे डिफरेंस के पैसे लेना है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो पार्टनरशिप बिजनेस है, हमने जो अमाउंट विड्रॉ की है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज वाली केस नहीं है। सपोज यहाँ पर फिर यहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। यानी क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ऐसा रहेगा। P&L अकाउंट के क्रेडिट में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना चाहिए, ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ इंटरेस्ट जीरो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर MBZ को इंटरेस्ट का गेन और इंटरेस्ट का लॉस 1000 गेन 1000 लॉस जीरो, ऐसा नहीं रहेगा। ये वो सिचुएशन ही नहीं है, यहाँ तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम सिंपल मेथड से कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं, एवरेज ड्यू डेट मेथड से भी कर सकते हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का रहेगा। अभी तक हमने टोटल 4 केसेस कंसिडर की है। जरा वो 4 सिचुएशंस क्या है, एवरेज ड्यू डेट का शॉर्ट में मीनिंग क्या है, ये एक बार समझ लेते हैं। मीन और इक्वेटेड डेट, जैसे पहले केस में हमने 3 अलग अलग डेट ली थी, उसमें हमने मीन ढूंढ के निकाला था। तो ये है मीन यानी एवरेज है, ऑन विच अ सिंगल टोटल पेमेंट में बी मेड इन लीव ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। पदम सर को अपने को 3 अलग अलग डेट को 3 अलग अलग अमाउंट देने का हमने सोचा था, तो वैसा पेमेंट न करते हुए सिंगल लमसम अमाउंट हमें पे करना है। वो डेट कैसे रहेगी? विदाउट एनी लॉस टू आइदर पार्टी, डेटर एज वेल एज क्रेडिटर किसी को भी इंटरेस्ट का गेन या लॉस नहीं होगा। ये हो गया एवरेज ड्यू डेट। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कवर्ड बाय एवरेज ड्यू डेट, हमने 4 डिफरेंट केसेस कवर की है, वही वर्किंग है। केस 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर 1 पार्टी इज इन्वॉल्व। सिर्फ 1 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, अपना किसी एक पर्सन के साथ डीलिंग है, पेमेंट करना है, पेमेंट करने में डिले होता है तो अपने को इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वहां पर ये एप्लीकेबल है। केस 2, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजेक्शंस बिटवीन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट। हमने एग्जांपल लिया है कि श्री क्लासेस और MB's अवर्स कॉमर्स एकेडमी, ये इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज है। नेक्स्ट है केस 3, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। आपको एग्जांपल दिया था कि मुर्तुजा सर को हमने लमसम 3 लाख रुपए दिए, सर अपने को एवरी ईयर 1 लाख ईच पे करेंगे। दिया लमसम, लिया इंस्टॉलमेंट में। केस 4, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमिनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज ड्यू डेट का यूज हो सकता है। यानी देखिए केस 1 जो है, केस 1 में इंटरेस्ट 0 आएगा, केस 2 में इंटरेस्ट 0 आएगा, केस 3 में लोन दिया है तो इंटरेस्ट तो रहेगा ही, 0 होगा नहीं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रहेगा। क्वेश्चन वैसा रहेगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट। केस 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वहां पर इंटरेस्ट 0 नहीं रहेगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो ये 4 डिफरेंट केसेस है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है, अभी जस्ट आपको बताया था। तो ये देखिए क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। डेट ऑफ बिल, यहाँ बिल का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। अमाउंट, यूसेंस ऑफ बिल यानी क्रेडिट पीरियड। हमें पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन है तो हम 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। यानी क्वेश्चन देखिए 28 जैन 5000 क्रेडिट पीरियड 1 मंथ,
20th March 4,000 2 months, 12th July 7,000 1 month, 10th August 6,000 2 months। ये क्वेश्चन ICAI का जो मॉक टेस्ट पेपर है, MTP मॉक टेस्ट पेपर, अभी का रिसेंट मॉक टेस्ट पेपर का ये क्वेश्चन है। सॉल्व नहीं करना है, वापस ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली और सॉल्विंग शुरू कर दिया, ऐसा वर्किंग नहीं है। अपने को सिर्फ ये समझना है कि देयर आर 4 डिफरेंट केसेस। हर केस में एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, सॉल्व करने का तरीका अलग है। ध्यान में रखिए, इसमें कुछ टेबल ड्रॉ करना है, फॉर्मूले भी है। तो इसलिए पहले आज के लेक्चर में ऐसे भी हमने सोचा ही था कि सिर्फ ओवरव्यू लेना, कोई कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। ये हो गया केस 1 का एग्जाम्पल। केस 2 में क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए। केस 2, कैलकुलेशन of average due date where inter-transaction between 2 parties are involved. 2 traders, Yogesh and Yusuf, buy goods from one another, each allowing others 1 month credit. At the end of 3 months, accounts rendered are as follows. 1 month का क्रेडिट है। Goods sold by Yogesh to Yusuf, goods sold by Yusuf to Yogesh. इंटर ट्रांजेक्शन है, इनका उनको, उनका इनको, बस वही है। ये ट्रांजैक्शंस दिए हुए है, ये ट्रांजैक्शंस दिए हुए है, और क्वेश्चन है कैलकुलेट डेट अपॉन विच बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू योगेश और यूसुफ। ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम का है, मई 19 का ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाता है। ये हो गया केस 2, सॉल्व करने का प्रोसीजर अलग है। केस 3, calculation of average due date where amount is repaid in installment. Rupees 10,000 lent by Das brothers to Kumar and Sons on 1st January 11 is repayable in 5 equal annual installments commencing on 1st January 12. Find average due date and calculate interest at 5% per annum, which Das brother will recover from कुमार एंड सन्स। आपको एग्जांपल बताया था कि मूर्तजा सर को हमने 3 लाख रुपए दिए, वो वाला क्वेश्चन, उस टाइप का एक क्वेश्चन। एंड लास्ट केस 4, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटर्मिनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे हैड ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। डेट है, अमाउंट है, और ड्रॉन बाय पार्टनर का नाम है। यहाँ कौन से पार्टनर ने कौन से दिन पैसे निकाले, ये सब दिया हुआ है कि 1 मई को 75,000 यश ने विड्रॉ किए, 30 जून को 20,000 यश ने विड्रॉ किए, 14 अगस्त को 60,000 हर्ष ने, 31 दिसंबर को 50,000 हर्ष ने, 4 मार्च को 75,000 हर्ष ने, 31 मार्च को 15,000 यश ने। ये अलग अलग डेट यहाँ पर ड्राइंग का अवेलेबल है। Interest is charged at the rate 10% per annum on all drawings. Calculate interest chargeable from each partner by using average due date system. आ गया ध्यान में कि इंटरेस्ट एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से कैलकुलेट करो, ऐसा क्वेश्चन है। कंसिडर 1 मई एज बेस डेट। अभी यहाँ पर ये बेस डेट क्या है, तो ये जब एक्चुअल कैलकुलेशंस हम स्टार्ट करेंगे, जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब ये पता चल जाएगा आपको। इसके पहले भी कहा था कि एक टेबल वहाँ पर अपने को प्रिपेयर करना है और एक फॉर्मूला भी है, तो वो फॉर्मूले में इसका यहाँ पर यूज होगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया कि एवरेज ड्यू डेट का रियल लाइफ में यूज क्या है। तो यूज है, सपोज पदम सर को मुझे अमाउंट देना है, मैंने कहा कि सर 20 मई को देता हूँ, 20 जून को देता हूँ और 20 जुलाई को देता हूँ, लेकिन डिले होता है तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, तो ये कंसेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। यानी यहाँ पर ध्यान में रखना कि आप किसी को कमिट कर रहे हो कि ये डेट को पेमेंट करना है, और यदि डिले होता है तो सामने वाली पार्टी आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो ही एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन होगा। अदरवाइज यहाँ इंटरेस्ट यदि कोई चार्ज नहीं करता है तो ये कैलकुलेशन, ये कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। दोस्तों, रही बात अभी सिलेबस की, तो सिलेबस का आप कोई टेंशन मत लीजिए। इनिशियली स्पीड कम रहेगा, बट बाद में वो बढ़ जाएगा, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेफिनेटली क्लियर रहेगी। कोई भी डिफिकल्टीज, डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस का टेंशन मत लो, बाद में एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके
सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। ऑल इंडिया रैंक का जो अपना परफॉर्मेंस था लास्ट बैच का, वो परफॉर्मेंस आप दोगे, उसके लिए आप भी एफर्ट्स लेने वाले हो, इंटायर टीम MBZ भी उसके लिए एफर्ट्स लेगी, डोंट वरी। तो चलो दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।